जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल महेंद्र बिहार कोचिंग पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले दोस्तों कक्षा 12 इतिहास के आपके सामने है मैराथन क्लास। पूरे हिस्ट्री के चैप्टर जितने भी दे रखे हैं सभी चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लिए हैं। और दोस्तों जो आपका बोर्ड एग्जाम में जो पेपर बनेगा वो इसी में से बनेगा, वो से क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। इसलिए क्लास को सभी ध्यानपूर्वक देखना है, ठीक है। मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगी इस क्लास के अंदर दोस्तों, ये आपकी मैराथन क्लास रहने वाली है। तो सभी एक बार क्लास को फटाक से शेयर कर देंगे, सभी शेयर कर दीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है और इस क्लास के अंदर हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले। तो सभी एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, जो पूरे 100 में से 100 नंबर लाना चाहते हैं वो एक हमारे 30 रुपए में मिलेगी आपको एक सीरीज। नीचे व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, उन पर मैसेज आपको व्हाट्सएप पे करना है, ठीक है। उस सीरीज को आपको अच्छे से पढ़ना है और बाकी मेरी क्लास को आप अटेंड करते रहना दोस्तों। ये है मैराथन क्लास फर्स्ट और इस पूरे वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, सभी शेयर कर दीजिएगा एक बार फटाफट, ठीक है। चलो तो 30 रुपए में सीरीज मिलेगी, वो व्हाट्सएप पर मिलेगी पीडीएफ के रूप में। आप जो है व्हाट्सएप पर पढ़ सकते हैं आराम से, पीडीएफ निकाल के मोबाइल के अंदर। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिएगा तो यहां पर देखो, ये प्रमुख हमारी कैप्सूल फर्स्ट रहने वाली है और शानदार क्लास है दोस्तों, संपूर्ण बुक सॉल्यूशन। यहां पर देखिएगा प्रमुख पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछा है कि हड़प्पा सभ्यता के क्या पूछा। क्वेश्चन को पढ़ो आप सभी पहले अच्छे से कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। चार ऑप्शन आपके सामने है, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, चौंद्रो, लोथल। तो हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले, तो सबको पता है कालीबंगा से मिले। कहां से मिले हैं? कालीबंगा से मिले। अगर पूछा जाए कि कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी, तो 1952 में अमलानंद घोष ने की थी। अगर पूछा जाए कि कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कार्य कब से कब तक चला, 1960 से 1969 तक चला था। किसने किया था उत्खनन कार्य? बीबी लाल ने किया था, बीबी लाल ने, ठीक है। बीबी लाल और एक था बीके थापर। कौन था दोस्तों? बीके थापर। दोनों व्यक्तियों ने जो है वो कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कार्य किया था। कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी? तो एलपी टेशिटोरी। याद रखना, एलपी टेशिटोरी ने जो है वो कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी दी थी। आपको यह भी याद रखना, प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। क्या पूछा जाता है एग्जाम में? आपको ध्यान रखना, प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि ये जो कालीबंगा सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता, आपको पूछा जाएगा कि जो कालीबंगा सभ्यता है इससे हमें भूकंप की जानकारी मिलती है। भूकंप की जानकारी और शल्य चिकित्सा की जो जानकारी है वो कहां से मिलती है? तो कालीबंगा से मिलती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर हमारा यहां पर क्या हो जाएगा? कालीबंगा राइट हो जाएगा, कालीबंगा। प्यारे मित्रों, आपको पूछा जाएगा कि देखिएगा जूते हुए खेत के हमने साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं, तो आप बताओ जलाशय के प्रमाण हमें कहां से मिलते हैं? जलाशय के प्रमाण, तो जलाशय के प्रमाण हमें मिलते हैं गुजरात के अंदर एक स्थल है धोलावीरा। धोलावीरा से हमें जलाशय के प्रमाण मिलते हैं। उसी प्रकार से आपको पूछा जाएगा कि बताओ आप सभी नेहरू के साक्ष्य कहां से मिले? नेहरू के साक्ष्य, तो नेहरू के साक्ष्य अफगानिस्तान के सोर्तुगुई से मिले। कहां से मिले? अफगानिस्तान के अंदर एक जगह सोर्तुगुई, प्रमुख स्थल है सोर्तुगुई। सोर्तुगुई से हमें नेहरू के साक्ष्य मिले। तो यह भी प्रश्न आपको याद रखना है। और जूते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से। और पूछा जाता है कि मिट्टी के बने बेल के प्रतिरूप, मिट्टी के बने बेल के रूप प्रतिरूप कहां से मिले? तो ये बनावली से मिले। बनावली कहां है? हरियाणा के अंदर है। तो ये सब प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है, आप सभी को अच्छे से याद रखना दोस्तों। अगर पूरे 100 में से 100 नंबर लाना चाहते हो तो क्लास को पूरी देखनी पड़ेगी दोस्तों, क्लास को तो पूरी देखनी पड़ेगी आप सभी को। चलो इसके अलावा देखिएगा निम्नलिखित में से कौन स्त्री अलवार संत है? अलवार संत पूछा है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। यहां पर अलवार संत और ये प्रमुख देखो अलवार और नैनार। तो अलवार संत देखो अंडाल, अंडाल जो है वो अलवार संत थी। इसके अलावा बात करें तो देखो अंडाल है, समंदर है, सुंदरार, ये सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। और एक नैनार दोस्तों, नैनार संत थी जिसका नाम था करिकल अपायर, ठीक है। ये नैनार थी दोस्तों। चलो तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। कब की थी दोस्तों? कब की थी गुरु गोविंद सिंह ने? 1699 ईस्वी में, ठीक है, 1699 ईस्वी में। याद रखेंगे, सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, एक हरिहर और यहां पर देखो हरिहर बुक्का, दोनों भाइयों ने की थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट हो जाएगा। उसी प्रकार से हम्पी के भग्नावशेष की खोज किसने की थी? तो हम्पी के भग्नावशेष की खोज दोस्तों यहां पर की थी कॉलिन मैकेंजी ने, ठीक है। कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने हम्पी के भग्नावशेष की खोज की थी। चलो तो फिर हम आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने देखेगा। आगे देखो प्रमुख छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या पूछा है? छठा क्वेश्चन पूछा है कि देखिएगा 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? मैं ये कह रहा हूं दोस्तों, ये बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। इस क्लास को आप ध्यानपूर्वक देखना, सभी बोर्ड के लिए है, मैं किसी एक बोर्ड के लिए नहीं कह रहा हूं, सभी बोर्ड के लिए है, इसीलिए क्लास को ध्यानपूर्वक देखें। देखो 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यह था लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साइक संधि प्रथा किसने आरंभ की थी? तो साइक संधि तो वेलेस्ली ने, किसने की थी? वेलेस्ली ने। और वेलेस्ली ऑप्शन में नहीं दे रखा है दोस्तों, वेलेस्ली हो जाएगा। संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ था? यानी संविधान सभा की पहली बैठक कब
कब हुई थी? तो आप सभी को पता होगा 9 दिसंबर 1946। कब? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट हो जाएगा, याद रखना दोस्तों। इसके अलावा पूछा जाता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, इसी प्रकार से देखो आगे क्वेश्चन आपके पूछा है, आगे प्रश्न पूछा कि दक्षिण में हिंदी का विरोध बहुत अधिक है, यह कथन किसका है? तो ये इसका दुर्गा भाई होना चाहिए, दुर्गा भाई। एक बार और आप चेक कर लेना इसको, ठीक है। इसके अलावा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष क्या पूछा है? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आप सभी को ध्यान रखना है, अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा। कहां ऑप्शन में दे रखा है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी याद रखें। आगे देखते हैं। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछा कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपको करना है। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक क्या पूछा आप सभी को? आप सभी को प्रश्न पूछा कि प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन है? प्रयाग प्रशस्ति, तो प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी हरिशैन ने। किसने लिखी थी? हरिशैन ने। हरिशैन कहां दे रखा है? हरिशैन। और ये हरिशैन जो है वो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो है वो हरिशैन ने की थी। प्रयाग प्रशस्ति का और दूसरा नाम क्या है? इलाहाबाद स्तंभ लेख। क्या है दोस्तों? इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से भी इसे जानते हैं, प्रयाग प्रशस्ति को। तो ये सभी प्रश्न याद रखेंगे। महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता है वेद व्यास जी। अगर आपको पूछा जाए कि महाभारत के मूल कथा के रचयिता कौन है, तो फिर आपको करना है भाट सारथी। और महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किसने तैयार किया था? वी.एस. सुतांकर ने, जो कौन था? संस्कृत का विद्वान था। वी.एस. सुतांकर कौन था? तो संस्कृत का विद्वान था। महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत में 1 लाख से अधिक श्लोक हैं। महाभारत दुनिया के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथों में एक है, ये आपको याद रखना है। जिस प्रकार महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी हैं, तो रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी हैं। तो ये प्रश्न भी आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों ये तो थे हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे हैं, जो 12 प्रश्न पूछे हैं। मैं कह रहा हूं दोस्तों बोर्ड पेपर छपेगा तो यही से छपेगा, इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक आप देखेंगे। अब देखते हैं अति लघुतरात्मक प्रश्न। अब देखते हैं अति लघुतरात्मक प्रश्न जो है वो किस प्रकार से पूछे हैं। अति लघुतरात्मक प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों, तो यहां पर आप देखेंगे तो संस्कृत साहित्य के 2 महाकाव्यों के नाम लिखेगा। संस्कृत साहित्य के 2 महाकाव्य, तो देखो ये कुमार संभव है और रघुवंश है, ये प्रमुख आप लिख सकते हैं संस्कृत साहित्य के प्रमुख महाकाव्य। ये पहले मैंने लिख दिया ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है, लिखने में। आगे देखिएगा ऋग्वेद के कौन से सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख किया गया है? तो ऋग्वेद के दोस्तों 10वें मंडल है, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, 10वें मंडल के किस सूक्त में? पुरुष सूक्त में हमें जो है ध्यान रखना दोस्तों, प्रमुख 4 वर्णों के बारे में जानकारी मिलती है, 4 वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है। 4 वर्ण कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ब्राह्मण की उत्पत्ति किस व्यवस्था से मानी जाती है? तो ब्राह्मण की उत्पत्ति देवी व्यवस्था से मानी जाती है। मैं बोल रहा हूं दोस्तों, मैं फर्स्ट बोल रहा हूं दोस्तों, वीडियो को ध्यानपूर्वक आपको सुनना अच्छे से, ठीक है। ये रिवीजन चल रहा है, आपकी पूरी बुक का रिवीजन है, ये सभी क्वेश्चन पूरी बुक में से उठाए गए हैं, ठीक है। चलो इसके अलावा देखिएगा प्रमुख आपके आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आगे प्रश्न पूछा है कि मकतूबात एवं तजकिया क्या है? मकतूबात तजकिरा है दोस्तों, तजकिरा, ठीक है। तजकिरा क्या है? मकतूबात तजकिरा। तो देखिएगा मकतूबात जो है ये सूफी शिक्षक, यानी जो सूफी संत थे, सूफी शिक्षक द्वारा जो प्रमुख पत्थर लिखे जाते थे उन्हें कहा जाता था मकतूबात। उसी प्रकार तजकिया की बात करें तो जीवन संबंधी कहानी, यानी सूफी संत को जो सूफी संत जो थे उनकी जो जीवनी लिखी जाती थी वो है यहाँ पर जीवनी थी तजकिरा, ठीक है। तजकिरा जो है वो जीवनी संबंधी कहानी इसमें थी, सूफी संतों की जीवनी थी तजकिरा, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा निर्गुण भक्ति के 2 प्रसिद्ध संतों के नाम लिखेगा। आपने सुना होगा दोस्तों, एक तो सगुण भक्ति, एक निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति जिसमें प्रमुख जैसे मूर्ति पूजा की जाती है सगुण भक्ति में, और निर्गुण भक्ति जिसमें मूर्ति पूजा नहीं की जाती है, जिसमें जैसे निर्गुण भक्ति के उदाहरण आपको पूछे इसमें कबीर आप लिख सकते हैं, रहीम आप लिख सकते हैं। और सगुण भक्ति में तो आपको पता होगा जैसे मूर्ति अपने बात करते तो मीराबाई हो गई, सूरदास हो गई, ये सगुण भक्ति, ठीक है। तुलसीदास भी सगुण भक्त है। तो यहाँ पर निर्गुण भक्ति में देखो एक तो कबीर और रहीम हो गए। इसके अलावा सरिया एवं हदीस क्या है? सरिया एवं हदीस क्या है? तो सरिया जो है, सरिया ये इस्लाम धर्म का एक कानून व्यवस्था थी सरिया। और हदीस की बात करें तो पैगंबर जो मोहम्मद थे, पैगंबर मोहम्मद जो इस्लाम धर्म के प्रमुख संस्थापक माने जाते हैं, पैगंबर मोहम्मद, तो पैगंबर मोहम्मद का जो विवरण मिलता है वो हमें हदीस में मिलता है, ठीक है। किसमें मिलता है? हदीस में। तो ये प्रश्न भी आप अच्छे से याद रखें। इसके अलावा दोस्तों आगे मैं बात करता हूं, आपके सामने देखेगा आगे प्रश्न देखो, किस निर्णायक युद्ध से और कब विजयनगर साम्राज्य का विनाश हुआ? तो देखो आप सभी को पता होगा, आपको पता होगा विजयनगर साम्राज्य का जो विनाश है, विजयनगर साम्राज्य का जो पतन है वो 1565 के अंदर एक युद्ध होता है दोस्तों। आप सभी को पता होना चाहिए 1565 में कौन सा युद्ध होता है? 1565 में एक युद्ध होता है जिसका नाम है राक्षसी तांगड़ी युद्ध। कौन सा युद्ध? राक्षसी तांगड़ी युद्ध। याद रखेंगे दोस्तों, राक्षसी तांगड़ी युद्ध जिसे हम तालीकोटा का युद्ध भी कहते हैं, जो कि 1565 में होता है बीजापुर, अहमदनगर और गुलकोटा की सुख सेना के बीच। इसमें विजयनगर की ओर से जो नेतृत्व कर रहे थे वो रामराय नेतृत्व कर रहे थे, और
और इस युद्ध के बाद जो है दोस्तों, इस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का जो है पतन हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। दो भाई थे, हरिहर और बुक्का, दोनों भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस नदी के किनारे की? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे की थी दोस्तों, याद रखना। इसी प्रकार से यदि मैं बात करता हूं तो विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख वंश कौन कौन से थे, किन किन वंशों ने विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया था? तो संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश और विदु वंश। अगर पूछा जाए कि विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश कौन सा है, तो संगम वंश, दूसरा सुलु वंश, तीसरा तुलु वंश और चौथा अरविदु वंश। अगर पूछा जाए कि कृष्णदेवराय का संबंध किस वंश से है, तो कृष्णदेवराय का संबंध तुलु वंश से है। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रश्न भी याद रखेंगे। वे फ्रांसीसी दार्शनिक कौन था जो दारासिको, देखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वे फ्रांसीसी दार्शनिक कौन था जो दारासिको का चिकित्सक था, साथ ही जिसने सती प्रथा के बारे में बताया था, जिन्होंने सती प्रथा का वर्णन किया था, तो वे था बर्नियर। कौन था? बर्नियर, जॉन या जॉब बैप्टिस्ट तेवनियर इनका नाम है। याद रखना ये बर्नियर था दोस्तों, बर्नियर, याद रखना तेवनियर या बर्नियर। अब इन्होंने जो है इन्होंने पुस्तक लिखी थी, कौन सी लिखी थी आपको पता होगा? पुस्तक कौन सी लिखी थी दोस्तों? पुस्तक का नाम क्या नाम था पुस्तक का, एक बार मुझे याद नहीं आ रहा है, आप बताओ पुस्तक का नाम क्या था? बर्नियर की पुस्तक का नाम ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर, बिल्कुल ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर इनकी पुस्तक थी। ठीक है, चलो इसके अलावा दोस्तों मैं आगे बात करता हूं आपके सामने हड़प्पा लिपि के बारे में। लिखिएगा, ये देखो हड़प्पा लिपि, मैं कह रहा हूं दोस्तों आपको ध्यान रखना है। हड़प्पा लिपि जो है वो एक रहस्यमय लिपि है। क्यों? क्योंकि इस लिपि को आज तक कोई पढ़ नहीं पाया दोस्तों, ये रहस्यमय लिपि कहलाती है। और ये याद रखना दोस्तों, ये जो हड़प्पा लिपि है इसमें चिन्हों की संख्या 375 से 400 के बीच होती है हड़प्पा लिपि में। ठीक है, याद रखेंगे हड़प्पा लिपि, और ये अपना दाएं से बाएं लिखी जाती है। इसके अलावा देखो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे पहले किन सिक्कों का प्रयोग हुआ? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे पहले जो है किन सिक्कों का प्रयोग हुआ? अब 6वीं शताब्दी में आपको पता है सबसे जो सोने के सिक्के हैं, सोने के सिक्के का प्रयोग हुआ था। और सोने के सिक्के किन शासकों ने जारी किए थे? कुषाण शासकों ने जारी किए थे। इसके अलावा बात करते हैं प्रभावती गुप्ता कौन थी? प्रभावती गुप्ता, तो प्रभावती गुप्ता जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय की दोस्तों आपको पता होगा पुत्री थी। कौन थी? प्रभावती गुप्ता चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। याद रखेंगे आप सभी, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम था प्रभावती गुप्त। ठीक है, प्रभावती गुप्त दे रखा है, तो प्रभावती गुप्ता चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी और जो कि वाकाटक राजा रुद्रसेन की पत्नी थी। चलो इसी प्रकार से मौर्य साम्राज्य की जानकारी के लिए दो प्रमुख स्रोतों के नाम बताओ। तो आप सभी को पता होगा मौर्य साम्राज्य के दो प्रमुख स्रोत हैं, एक तो है आपके सामने साहित्यिक स्रोत। कौन सा स्रोत? साहित्यिक स्रोत। और एक है आपके सामने पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत, दो स्रोतों से हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और साहित्यिक स्रोत में आप ये भी लिख सकते हैं, जिसमें देखो कौटिल्य की पुस्तक जैसे अर्थशास्त्र हो गई, मेगिस्ट्रियस की पुस्तक इंडिका हो गई, ठीक है, विशाखदत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस हो गई, ठीक है, शूद्र की पुस्तक मृच्छकटिकम हो गई। इन पुस्तकों के अंदर जो है साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत हमें जो है मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। उसी प्रकार से यदि मैं पुरातात्विक स्रोत की बात करता हूं, जैसे प्रमुख जो अभिलेख मिले, जो प्रमुख मृद भांड मिले, बर्तन जो मिले, ठीक है, उनसे हमें जो है पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत जो है हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों से हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द कब जोड़ा गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में जो धर्मनिरपेक्षता शब्द है आपके सामने, यह कब जोड़ा गया? अब आपको पता तो होगा दोस्तों, आपको पता तो होगा, आपको अच्छे से पता होगा दोस्तों, मुझे पता है आप सभी को अच्छे से पता होगा। कैसे पता होगा अच्छे से? देखिए इस प्रकार अच्छे से पता होगा कि जैसे संविधान सभा में आपको देखो यहां पर क्या पूछा है, ये थोड़ा सा इसको कान ले गया भाई, यहां पर मिटाना आगे। देखो भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था आपके कौन सा संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। कब होता है? 1976 में होता है। इसके तहत जैसे समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, अखंडता, ये तीनों शब्द प्रस्तावना के तहत जोड़े जाते हैं 42वां संविधान संशोधन। तो इसका आंसर आपको करना है कि 1976 में जोड़ा गया था दोस्तों, ये आपका पंथ धर्मनिरपेक्षता शब्द, ठीक है, याद रखेंगे। इसी प्रकार से संविधान निर्माण में कितना समय लगा, यहां पर है कि संविधान निर्माण में कितना समय लगा, तो संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था संविधान निर्माण में, ठीक है। चलो इसी प्रकार से देखते हैं आगे देखिएगा आपके सामने अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। आगे क्वेश्चन है आपके सामने कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष है वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। याद रखेंगे दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है, भीमराव अंबेडकर ये संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं। अगर आपको पूछा जाए कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, तो फिर आपको भीमराव अंबेडकर करना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान निर्माण के लिए उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था? तो संविधान निर्माण के लिए जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, आपको पता होगा प्रस्तावना के अंदर जो है वो उद्देश्य प्रस्ताव, संविधान सभा में जो है वो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था इन्होंने। कब? 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। और उद्देश्य प्रस्ताव में जब चर्चा होती है, इस प्रस्ताव से संबंधित चर्चा होती है, और चर्चा होने के बाद जो है प्रमुख जैसे संविधान सभा की जो है प्रस्तावना नियुक्त करती है, ठीक है, प्रस्तावना जिसके तहत किसका गठन हुआ? प्रस्तावना का गठन हुआ। और प्रस्तावना के अगर जनक पूछा जाए कि प्रस्तावना के जनक कौन है, तो प्रस्तावना के जनक है पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रखेंगे, ठीक है। और प्रस्तावना के थीम, प्रकृति और भाषा कहां से ली गई थी? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। चलो दोस्तों, अशोक ने धर्म को प्रतिपादित हेतु व्यवहारिक उपाय किए
कथन को समझाइए। अब देखो अशोक ने धम्म के प्रचार, आपको पता होगा अशोक ने जैसे भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष अपना ली थी, ये आपको लिखना है कि अशोक ने भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष अपना ली थी। और फिर इस प्रकार जो है वो कलिंग का युद्ध होता 261 में, अशोक ने शस्त्र त्याग की घोषणा कर दी थी, ठीक है। उस युद्ध के बाद अशोक ने धम्म घोष के स्थान पर भेरी घोष अपना ली और बड़ों की आज्ञा माना, बड़ों के पालन, ठीक है, प्रमुख सेवा करने लगा। इसलिए धम्म महामात्र, इन्होंने जो है अशोक ने धम्म महामात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति की थी, जिन्होंने प्रमुख धम्म के प्रचार के लिए प्रमुख शिक्षा दी थी लोगों। तो ये प्रमुख आपको लिखना है। सुदर्शन झील का प्राचीन भारत में सिंचाई का प्रमुख स्रोत थी। उक्त कथन के परिप्रेक्ष्य में इसका निर्माण व उपयोगिता को समझाना है दोस्तों, ये आपको लिखना है। सुदर्शन झील की बात करें तो इसका निर्माण किसने किया था दोस्तों? पुष्यमित्र शुंग ने किया था सुदर्शन झील का निर्माण। अगर पूछा जाए कि सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया था, तो सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार रुद्रदमन ने करवाया था। थोड़ा मैं फर्स्ट बोल रहा हूं दोस्तों, ये सब पर्सन मेरे करवा रखे, ऑलरेडी करवा रखे, मैंने आप सभी को पता होगा, मैंने ब्लूप्रिंट के अनुसार सभी चैप्टर वाइज करवाए, मैं आपको 3 बार रिवीजन करवा चुका हूं। अगर आप मेरे साथ डेली क्लास अटेंड करते हैं तो आपको पता होगा, मुकेश नंदर एजुकेशन चैनल पर हमारी क्लास चलती है। चलो, तो ये भी आपको लिखना दोस्तों कि सुदर्शन झील का, यहां से प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया, निर्माण किसने करवाया? निर्माण तो पुष्यमित्र ने करवाया था दोस्तों, लेकिन पुनर्निर्माण रुद्रदमन ने करवाया था, ठीक है। चलो, बुद्ध के जीवन की उन घटनाओं का उल्लेख कीजिए जो महात्मा बुद्ध है। महात्मा बुद्ध देखो प्रश्न यहां से यह बनेगा कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम तो आप सभी को ध्यान रखना, सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। और महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वृद्धमान। जो महात्मा बुद्ध है, जिनका जन्म लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल के अंदर हुआ था, ये जो महात्मा बुद्ध है, इनके जीवनी की उन घटनाओं का उल्लेख कीजिए जिनके कारण उन्होंने संन्यास का रास्ता अपनाने का निश्चय किया। तो सबसे पहले देखेगा, महात्मा बुद्ध ने जो है पहले बचपन में छोटे थे तो इन्होंने सबसे पहले जो है वो किस व्यक्ति को देखा था? सबसे पहले इन्होंने वृद्ध व्यक्ति को देखा था, बुढ़े व्यक्ति को देखा था, वृद्ध व्यक्ति को। और फिर बाद में इन्होंने एक रोगी व्यक्ति को देखा जो रोग से ग्रस्त था, ठीक है, रोगी व्यक्ति को देखा। फिर उन्होंने मरे हुए व्यक्ति को देखा, मृत व्यक्ति को देखा कि भाई देखो संसार के अंदर जो है लोग मरते भी हैं, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने वृद्ध व्यक्ति को यानी बुढ़े व्यक्ति को देखा, फिर उन्होंने बीमार होते व्यक्ति को देखा, रोगी व्यक्ति को देखा, फिर उन्होंने मृत व्यक्ति को देखा, फिर इन्होंने सन्यासी व्यक्ति को देखा। तो इन 4 व्यक्तियों को देखकर दोस्तों जो है महात्मा बुद्ध ने जो है वो क्या कर दिया दोस्तों? महात्मा बुद्ध ने सन्यास का रास्ता अपना लिया था कि इनमें सबसे बेस्ट जो है वो क्या है? सन्यासी है। और इन्होंने सन्यास का रास्ता अपना लिया था 29 वर्ष की आयु में। कितने? मात्र 29 वर्ष की आयु में दोस्तों, 29 वर्ष की आयु में जो है महात्मा बुद्ध ने अपना गृह त्याग कर दिया। और यह घटना कहलाई महाभिनिष्क्रमण। एग्जाम में पूछा जाता है महाभिनिष्क्रमण क्या है? महाभिनिष्क्रमण क्या है? महाभिनिष्क्रमण। तो महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में अपने गृह त्याग कर दिया, यह घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाई दोस्तों, याद रखना दोस्तों अच्छे से, ठीक है। चलो, इसी प्रकार से दोस्तों हम आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या पूछा है, आगे देखेगा। आगे पूछा कि इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत में भारत के सामाजिक सांस्कृतिक, देखो ये कुछ बड़े क्वेश्चन आ गए हैं, तो ये सब क्वेश्चन आपको अच्छे से याद करने दोस्तों, अच्छे से देखो मैंने सब करवा रखे हैं दोस्तों। थोड़ा वीडियो लंबा होगा इसलिए अपलोड होने में थोड़ी दिक्कत आएगी, इसलिए मैं ये प्रमुख बड़े क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं आप सभी को, लेकिन आप इनको देखना, अच्छे से याद करना। सीरीज में भी बहुत से क्वेश्चन ये मिल जाएंगे। और हाँ दोस्तों, नोट्स आपने पढ़े होंगे, मैंने नोट्स यूट्यूब पर निःशुल्क करवा रखे हैं। अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो अभी भी नोट्स समय है, आप पढ़ सकते हैं। नीचे व्हाट्सएप नंबर तो आपको दे रखे हैं, इन नंबरों पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, नोट्स भी खरीद 50 रुपए में आपको नोट्स मिल जाएंगे पूरी तीनों बुकों के, ठीक है। चलो, इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत में भारत के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन तथा भारतीय कृषि के बारे में जो है वो क्या क्या जानकारी मिलती है वो इसमें लिखना है दोस्तों। उसी प्रकार से देखो, अल बिरूनी को भारत के यात्रा वृत्तांत में कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, सब अच्छे से करवा रखे, सभी क्वेश्चन इजी है। महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को भी संघ में सम्मिलित होने की अनुमति क्यों दी थी? इसके अलावा 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में मगध के शक्तिशाली जनपद के रूप में उदय, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो जो हमें, इसलिए मैंने यहां पर लिख भी रखा है, देखो ये रखा, 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में मगध के सबसे शक्तिशाली जनपद के रूप में उदय। आपको पता होगा 16 महाजनपद है, 16 महाजनपद देखो, काशी, कुरु, अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कौशल, पांचाल, मत्स्य, सुरसा, नत्स्य, कवंती, गांधार, कंबोज, 16 महाजनपद है। 16 महाजनपदों में जो है 16 महाजनपदों की जो हमें जानकारी है वो बहुत ग्रंथ है, अगुत्र निकाय। अगुत्र निकाय में हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। और मैं बात करता हूं दोस्तों 16 महाजनपदों में जो सबसे शक्तिशाली जो जनपद है वो है मगध। अब मगध शक्तिशाली क्यों था? क्योंकि दोस्तों यहां पर देखो सामरिक स्थिति जो है वो अच्छी थी, यानी कहने का मतलब जो है मगध शक्तिशाली इसलिए था क्योंकि चारों और तीन पहाड़ियों से ये प्रमुख घिरा हुआ था मगध, ठीक है, तीनों पहाड़ियों से घिरा हुआ था। इसके अलावा गंगा, सोन नदी यहां पर बहती थी, गंगा और सोन नदी। और बात करें तो प्रचुर मात्रा में यहां पर जो है खनिज संसाधन उपलब्ध थे, इसलिए जो है वो दोस्तों 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली मगध कहलाया। अब दोस्तों ये आपको इसका आंसर लिखना है। 5वीं रिपोर्ट है दक्कन दंगा रिपोर्ट क्या थी? ये भी इंपॉर्टेंट है, वैसे ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5वीं रिपोर्ट, बेटी रिपोर्ट, ये पूछा जाता है 5वीं रिपोर्ट। अब 5वीं रिपोर्ट के बारे में कौन नहीं जानता? सब जानते हैं। 5वीं रिपोर्ट जो है ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई थी? 5वीं रिपोर्ट 1813 में। कब पेश की गई थी? 1813 में। 1% तो ये बढ़ सकता है इससे, आपको याद रखना दक्कन दंगा, ये दक्कन दंगा रिपोर्ट, दक्कन दंगा आयोग, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1875 में इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों, ठीक है, 1875 में इसकी शुरुआत हुई थी। और ये 1878 में जो है ये इसकी रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की जाती है दोस्तों, संसद में पेश की जाती है, ठीक है। 1878 में शुरुआत इसकी 1875 में हुई थी। और इसके जो इसका जो प्रमुख जो ब्रिटिश संसद में कब पेश किया जाता है तो दोस्तों संसद में कब पेश किया जाता है? 1878 में, ये याद रखना आप सभी को, ठीक है। चलो, और इसमें क्या दक्कन दंगा आयोग में इसमें साहूकार जो व्यक्ति है वो साहूकार व्यक्ति किसान की जमीन हड़प कर नीलामी कर देता है, ठीक है। बेचारा मैंने अच्छे से करवा रखा है सभी क्वेश्चन,
क्वेश्चन। इसके अलावा दामिन ए कोह से आप क्या समझते हैं? दामिन ई कोह जो पहाड़िया प्रमुख जो क्षेत्र है, ठीक है, जो राजमहलों के इर्द गिर्द रहने वाला जो पहाड़ी क्षेत्र है उन्हें कहा गया था दामिन ए कोह, जो पहाड़ी क्षेत्र थे, ठीक है। उसी प्रकार से देखो अंतर्विवाह और बहिर्विवाह, देखो ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है आपके सामने। एक तो है अंतर्विवाह, एक है बहिर्विवाह। इस प्रश्न को आप ध्यान से समझिएगा। अंतर्विवाह मतलब जो गोत्र के अंदर विवाह करना, गोत्र के अंदर विवाह करना, गोत्र के अंदर विवाह करना, ये तो कहलाएगा अंतर्विवाह। और बहिर्विवाह की बात करें तो गोत्र के बाहर, बहिर का मतलब बाहर, गोत्र से बाहर विवाह करना बहिर्विवाह पद्धति कहलाएगी। तो अंतर्विवाह बहिर्प्रथा आपको अच्छा समझ में आ गई। इसी प्रकार से एक प्रश्न पूछा जाता है बहुपति प्रथा, बहुपति प्रथा, बहुपति प्रथा। पति बहु मतलब अनेक, अनेक, अनेक पति में पति होते हैं, जिस स्त्री के एक से ज्यादा पति होते हैं तो वो कहलाती है बहुपति प्रथा। और एक प्रश्न पूछा जाता है बहुपत्नी प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, बहुपत्नी, बहु मतलब अनेक, पत्नी मतलब जिस स्त्री के, जिस पुरुष के एक से ज्यादा पत्नियां होती है वो बहुपत्नी प्रथा। तो ये प्रश्न भी आप याद रखें दोस्तों। देखो मैं फटाफट बोल रहा हूं, कोई भी शब्द मेरे मुंह से थोड़ा गलत निकल जाए तो इसमें क्षमा चाहता हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे ये सभी प्रश्न करवाने अच्छे से दोस्तों, मैं फटाफट करवा रहा हूं आप सभी को। देखिएगा मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य जो है, मौर्य साम्राज्य जो है वो कितना महत्वपूर्ण था, मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था, विवेचना कीजिएगा। अब देखो ये दूसरा चैप्टर आपका राजा, किसान और नगर मैंने अच्छे से करवा रखा है। मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था, ये सब क्वेश्चन आपको सीरीज में मिल जाएंगे, ठीक है, नोट्स में मिल जाएंगे। और 18 शतम की क्रांति ने भारत में स्वतंत्रता संग्राम को किस प्रकार प्रोत्साहित किया? संक्षेप में लिखना है, इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल सब करवा रखे हैं। 18 शतम की क्रांति के दौरान विद्रोही में आपसी संचार के माध्यम थे गुरु नानक के, कबीरदास जी की प्रमुख शिक्षा कौन कौन सी है? गुरु नानक देव जी की शिक्षा या सिख धर्म की शिक्षा? एक उत्तर आपको वही लिखना है दोस्तों, ठीक है। चलो इसी प्रकार से आगे मैं देखता हूं, आगे देखिएगा। आगे प्रश्न पूछा गया भारत छोड़ो आंदोलन श्वेत सुब्रत जन आंदोलन था, स्पष्ट कीजिएगा, साथ ही इसमें गांधी जी के योगदान का उल्लेख करना है, ठीक है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। भारत छोड़ो आंदोलन, महात्मा गांधी जी जो है वो दांडी नामक यात्रा पहुंचकर किस प्रकार नमक बनाकर कानून को तोड़ते हैं, या फिर नमक यात्रा क्यों उल्लेखनीय थी? इस चैप्टर से ये प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। महात्मा गांधी जो है वो महात्मा गांधी जो है वो लोगों के बीच किस प्रकार प्रिय थे, जन नेता के रूप में किस प्रकार थे, अपने विचार प्रकट कीजिएगा। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, मैंने सब करवा रखे हैं। देखिएगा अब आपके सामने मानचित्र, देखो मानचित्र मैंने कल ही करवाया था, आप सभी को पता है। तो ये प्रमुख स्थल और भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी याद कर लीजिएगा आप। जैसे मैं बात करता हूं आपके सामने सांची, अब देखो सांची का, सांची एमपी में आप सभी को पता होगा। यहाँ पर अजंता, अजंता महाराष्ट्र में, अजंता का है महाराष्ट्र में। दिल्ली देख लेना, सारनाथ यूपी में आपका, अमरावती आंध्र प्रदेश के अंदर, आगरा उत्तर प्रदेश, लुम्बिनी की बात करें तो नेपाल के अंदर है, फतेहपुर सीकरी यूपी के अंदर है, बोध गया बिहार के अंदर है, गोवा, गोवा के अंदर भारत में, ठीक है, भरना है आपको। ये अथवा में देख सकते हैं कलकत्ता, बंबई, शिमला, जयपुर, मद्रास, विजयनगर, ठीक है, पाटलिपुत्र, कालीकोट, उज्जैन, नागपुर महाराष्ट्र का। ये आपको ये याद रखना दोस्तों, मैंने सब करवा रखे अच्छे से, मैप भी करवा दिया, ठीक है। अगर आप मैप का वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप जरूर देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर पूरे चाहिए नंबर आपको तो एक सीरीज है, सीरीज को जरूर आपको पढ़ना है, नीचे 30 रुपए में आपको मिल जाएगी, वो नीचे व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, व्हाट्सएप पर आप मैसेज हमें कर सकते हैं। तो ये था अपना वीडियो दोस्तों, कैसा लगा आप सभी को? अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। मैंने फटाफट तरीके से करवाई दोस्तों। अब आपके पास टाइम बहुत कम है, अगर कम समय है इसलिए मैं बातें नहीं करना चाहता दोस्तों, ठीक है। मैंने धुआंधार तरीके से आपके सामने ये करवा दिए। और दोस्तों इस प्रकार से हमने ये प्रमुख क्वेश्चन देखे, ये मोस्ट क्वेश्चन, इनको अच्छे से आपको याद करना है। चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।